हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इट्स टाइम टू स्टडी। आज हम इस वीडियो में एफ.डब्ल्यू. टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। लेट्स क्विकली मूव। Hello everyone, today we are going to study Principles of Management, next part, F.W. Taylor's Scientific Management Theory. In this video we will learn who was F.W. Taylor and what was his contribution towards scientific management approach. तो ये वीडियो लास्ट तक देखिए ताकि आपको नॉलेज में अंडरस्टैंडिंग के लिए कंसेप्ट्स क्लियर हो सकते हैं, आपके नॉलेज बढ़ सकता है रिलेटेड टू F.W. Taylor's Scientific Management Theory. So first of all, who was F.W. Taylor? F.W. Taylor was an American मैकेनिस्ट। वो उन्होंने जो करियर स्टार्ट किया था, F.W. टेलर ने जो करियर स्टार्ट किया था वो मैकेनिस्ट थे इन मिडवेल स्टील वर्क्स फिलाडेल्फिया एंड ग्रेजुअली थ्रू हिज हार्ड वर्क, उन्होंने हार्ड वर्क करके उन्होंने कौन सी पोजीशन अचीव की? चीफ इंजीनियर की। He has introduced his observation and experiment based on scientific data. All the experiments जो उन्होंने conduct किए थे वो regarding to scientific management approach थे. Observations and all experiments was all conducted towards the contribution of scientific management. इसलिए उनको क्या नाम दिया? Father of scientific management. Previous lecture में हमने पढ़ा था Henry Fayol, who was father of modern management and administrative management, और F.W. Taylor is known as what? Father of scientific management. Why? Because उनकी जो भी theories थी वो related to scientific management experiments के related थी। जिस theory में उन्होंने क्या क्या हमें study करने के लिए approach deal किया? This theory involve approach to decision making and solving them at same time. So according to a Taylor says that the scientific technique rather than rule of thumb का रूल अप्लाई मत करो ऑर्गेनाइजेशन में, साइंटिफिक अप्रोच अप्लाई करो, साइंटिफिक टेक्निक्स अप्रोच अप्लाई करो। द डेफिनेशन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू F.W. टेलर इज, साइंटिफिक मैनेजमेंट होता क्या है? कंसिस्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू, दैट इज मैनेजमेंट वांट मेंट टू डू एग्जैक्टली, स्टडी करो कि हमें क्या करना है, एंड सीइंग इट दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट मैनर। और फिर पता तो चल रहा व्हाट टू डू, बट हु विल डू दैट एंड हाउ दे आर डूइंग इट और नॉट, इन सस्ते मैनर में, चीपेस्ट मैनर में, जितना हो सके उतना वेस्टेज कम हो और प्रोडक्शन या प्रॉफिट ज़्यादा हो। सो साइंटिफिक मैनेजमेंट होता क्या है? नोइंग व्हाट यू वांट meant to do exactly, हमें उनसे क्या करके लेना है, एंड seeing it that means उनको सुपरवाइज करो कि ये काम करते कि नहीं इन ए चीपेस्ट मैनर और इन बेस्ट वे। सो इट इज नोन एज व्हाट? साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच गिवन बाय F.W. Taylor. So now we'll study what are the principles of scientific management given by F.W. Taylor. So principle number 1 is science, not the rule of thumb. खाली कम ऑर्गेनाइजेशन में आना है और थंब लगा के एंट्री करना है, प्रेजेंट लगाना है, दिस इज नॉट मेन। सो अकॉर्डिंग टू हिम तो ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी कब बढ़ेगी? नॉट बाय रूल ऑफ थंब से नहीं बढ़ सकते, विच मेथड कैन बी सब्स्टिट्यूटेड? According to the F.W. Taylor, the rule of thumb method should be substituted with the methods developed to scientific analysis of work. ऐसे methods develop करो जो scientifically हमें दिखाए कि workers actually efficiency बढ़ाते हैं या नहीं हमारे organization के, या only it is a lazy work or idle work. The rule of thumb decisions are based on personal judgment of manager. मैनेजर्स के जो रूल थंब के जो रूल है ओनली वो पर्सनल जजमेंट है, बट टेलर से पर्सनल जजमेंट नहीं चाहिए हमें, साइंटिफिकली स्टडी करो, रिसर्च, ऑब्जर्वेशन एंड देन फाइंड द सॉल्यूशन। सो टेलर इंसिस्टेड साइंटिफिक मेथड फॉर एवरी स्मॉल वर्क। कुछ भी काम करना है, छोटा भी काम होगा तो भी ऐसे जजमेंट वाइज मत करो, इट मे बी 50% राइट or it may be 50% wrong. We don't have any kind of guarantee for that. So see that you must be prepared from all the sides, and so every small work must also have scientific method. This principle is concerned with selecting the best way of performing a job. जब हम काम करेंगे तो काम इस तरह से करो कि हमें बहुत ज़्यादा उसका पॉजिटिव इफेक्ट मिले,
नहीं तो जजमेंट रॉन्ग, तो इफेक्ट विल बी निगेटिव। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। द प्रिंसिपल इज कंसर्न विथ सिलेक्टिंग द बेस्ट वे ऑफ परफॉर्मिंग द जॉब आफ्टर कंडक्टिंग व्हाट साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ जॉब। साइंटिफिक एनालिसिस और मेथड स्टडी करो, ट्रायल एंड एरर मेथड मत अप्लाई करो। जब ट्राई करना है, एरर आया तो हम लोग सुधारेंगे। स्टैंडर्ड टाइम एंड ऑल काउंटपुट करो, अकाउंट करना है रिगार्डिंग द स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड आउटपुट, सभी मैनेजर को बताना है व्हाट इज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर डूइंग द वर्क, व्हाट इज द स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर डूइंग द वर्क, हाउ मच प्रोडक्शन मस्ट बी डन विद इन हाउ मच टाइम। दिस विल हेल्प इन व्हाट सेविंग द टाइम एंड ह्यूमन एनर्जी। ऐसे करने से अगर हमें पता है व्हाट टू डू and how we have to do and how the employee must be given the task so that the work will be done properly, time will be saved, output will be achieved. So Taylor says that even a small production activity like loading iron sheets into box car can be scientifically planned. कुछ भी छोटा मोटा काम भी होगा तो उसके रिलेटेड हमें क्या लगेगा, क्या लगने वाला है, साइंटिफिक अप्रोच। सो टेलर, अकॉर्डिंग टू द FW Taylor, साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब। सो दिस प्रिंसिपल सेज अप्लाई द मेथड ऑफ साइंटिफिक एनालिसिस, नॉट द मेथड ऑफ ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर मेथड अपने ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करने से अच्छा साइंटिफिकली ऑब्जर्व करो, स्टडी करो और फिर इम्प्लीमेंट करो। सो दिस इज योर प्रिंसिपल नंबर 1। सेकेंड प्रिंसिपल गिवन बाय टेलर इज हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। ये प्रिंसिपल क्या बोलता है, सभी डिपार्टमेंट में बिटवीन द एम्प्लॉइज एंड मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, प्रॉपर हार्मोनी। हार्मोनी मीन्स प्रॉपर यूनिटी होनी चाहिए, कन्फ्लिक्ट्स झगड़े कम होने चाहिए, अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर होनी चाहिए, देयर शुड बी नो मिसअंडरस्टैंडिंग। कोई भी एम्प्लॉय और मैनेजमेंट के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। अगर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी तो वहाँ का ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट कैसा होगा, हेल्दी एनवायरनमेंट होगा। और एनवायरनमेंट अगर हेल्दी होगा तो ऑटोमेटिकली अपने गोल्स अचीव हो सकते हैं, जो भी अपना गोल है टुवर्ड्स द सक्सेस। सो ऑर्गेनाइजेशन शुड ऑलवेज थिंक अबाउट मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी ऑफ एम्प्लॉइज ऑल्सो। ऑर्गेनाइजेशन को खाली अपने गोल के बारे में ही नहीं देखना है, वो गोल अचीव करने के लिए हमें कौन मदद करता है टू अचीव द गोल, who are the means to achieve the goal, our employee in an organization, our employee who are also a member of our organization. So we should think about themselves also being a superior. So organization should think about maximum prosperity of employees also. सो ऑर्गेनाइजेशन को खाली अपने गोल के बारे में ही नहीं सोचना है, अपने एम्प्लॉयज के बारे में भी सोचना है, हाउ देयर अपलिफ्टमेंट कैन बी डन, उनका अपलिफ्टमेंट कैसे होगा, उन्हें अच्छा कैसे कर सकते हैं, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे बढ़ा सकते हैं बाय द वे ऑफ कंपनी। सो सेकेंड वॉज हार्मोनी। Third is principle number 3, mental revolution. This concept was introduced by Taylor in a scientific management approach. The mental revolution. Mental revolution means ये प्रिंसिपल हमें फोकस करवाता है, हमें एम्प्लॉयज के एटीट्यूड को स्टडी करना है, एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट टुवर्ड्स ईच अदर। दोनों को स्टडी करो, हाउ दे आर बिहेविंग, ऑब्जर्व देम। बोथ शुड बी रियलाइज देयर इक्वल इम्पोर्टेंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। दोनों इम्पोर्टेंट है, superiors and subordinate both are important. So there should be no discrimination, there should be full cooperation for achieving the goal of organization. सभी मिलके काम करना चाहिए mental revolution में, and this will increase the productivity and profits of the organization. Point number 4, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। सभी मिलके काम करना है, हमें इंडिविजुअली काम नहीं करना है। टीम वर्क, ग्रुप एक्टिविटी, टीम स्पिरिट, इंटरनल कंपटीशन मत रखो इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन में। अगर हमें हेल्दी एनवायरनमेंट रखना है तो इंटरनल कंपटीशन को हमें हेल्दी यूनिटी में डालना है। सो मैनेजमेंट ऑलवेज कंसिडर सजेशंस गिवन बाय एम्प्लॉयज इन डिसीजन मेकिंग। एम्प्लॉयज बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनका भी सजेशंस, उनके भी व्यूज, उनके आइडियाज आर ऑलवेज रिस्पेक्टेड एंड वेलकम. So employees always should think that they are important part of organization. So वैसे ये ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, वैसे सेम एम्प्लॉयज को भी अपनी कुछ जिम्मेदारी है वो फॉलो करनी चाहिए. एट द सेम टाइम एम्प्लॉय शुड रिसीव देमसेल्फ फ्रॉम, एम्प्लॉयज को अपने इनसाइड बिहेवियर अच्छा रखना चाहिए.
बार बार उन्हें स्ट्राइक्स या कुछ अननेसेसरी डिमांड नहीं करनी चाहिए सुपीरियर से, जो सुपीरियर आपको दे ना सके. सो दे शुड बी ट्रीट ईच अदर एज ए टू पिलर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों पिलर इंपॉर्टेंट है, एक जगह मैनेजमेंट और एक जगह एम्प्लॉयज. सो कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअल. पॉइंट नंबर 5, डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिवाइड करो. अगर हमने काम डिवाइड किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड की, किन में, मैनेजर्स और एम्प्लॉयज में रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइडेड, बिकॉज देयर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड लोअर लेवल. सो मेजर प्लानिंग कौन करते हैं, टॉप एंड मिडल लेवल. सो टॉप एंड मिडल लेवल है अथॉरिटी, बट एम्प्लॉयज मस्ट गिवन अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो एम्प्लॉयज को जो भी रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, और किनको रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, मिडल लेवल एंड टॉप लेवल को. सो मैनेजर्स शुड ऑलवेज हेल्प, एनकरेज एंड गाइड द एम्प्लॉयज. जो भी मिडल लेवल्स होते हैं उनको ऑलवेज एम्प्लॉयज को गाइड करना है, हेल्प करना है, ताकि वो अच्छे से काम करे, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे, both managers as well as employees. So division of work means there should be a division of responsibility between management and employees. अगर काम को हमने डिवाइड किया तो वेस्टेज कम होगा, प्रॉफिट विल बी अचीव्ड व्हेन आवर गोल विल बी अचीव्ड. सो मोर वर्क विथ लेस टाइम कैन बी डन बाय डिवाइडिंग द वर्क between the managers and employees. Point number 6 is development of employer and employees for greater efficiency and maximum prosperity. मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी, अगर हमें दोनों को डेवलप करना है, खाली एम्प्लॉयर को नहीं. एम्प्लॉयर मतलब सुपीरियर एंड एम्प्लॉई मतलब वर्कर. सो बॉस का डेवलपमेंट या ऑर्गेनाइजेशन के हेड का ही डेवलपमेंट मत करो, ऑल अदर एम्प्लॉयज आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट. सो जो भी परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस पे डिपेंड है, स्किल एंड कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉयज की कैपेबिलिटी, उनकी स्किल, उनका टैलेंट. सो हमेशा उनको ट्रेनिंग देते रहो ताकि उनका अपडेट हो नॉलेज. उससे क्या होगा, फिर उनकी पोटेंशियल डेवलप होगा, उनका स्किल डेवलप हो सकता है, उनका करियर डेवलप हो सकता है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन को क्या हो सकता है, मोर एंड मोर प्रॉफिट. ईच एम्प्लॉय शुड गिवन प्रॉपर अपॉर्चुनिटी. सबको चांस दो कि वो अपना डेवलपमेंट करे, सेल्फ डेवलपमेंट बी बाय मोड ऑफ कंपनी ट्रेनिंग. तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर एम्प्लॉय को हमने अपॉर्चुनिटी दिया तो ऑटोमेटिकली उनका इफ़िशियंसी इंक्रीज होगा, प्रॉस्पेरिटी इंक्रीज होगा. ऑटोमेटिकली उसका कनेक्शन किसके साथ है, अपने गोल्स की तरफ. तो हमारे गोल्स अच्छे हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, इसलिए बोथ मस्ट बी डेवलप. The development of employer and employee must be done. Not only one person development must be done. खाली employer मतलब बॉस का या हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट मत करो. पूरे स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड लोअर लेवल, सबका अगर डेवलपमेंट होगा ऑटोमेटिकली प्रॉस्पेरिटी अच्छी होगी. प्रॉस्पेरिटी अच्छी हुआ ऑटोमेटिकली गोल कैन बी अचीव्ड. सो दिस ऑल पॉइंट्स कवर द इफिशियंसी ऑफ and the development of employer employee relationship. All these points